जाओ ना, आपके बिना मैं अकेला रह जाऊंगा। माँ बाबा के जाने के बाद आप ही तो मेरे सब कुछ हो। अरे पगले, शहर जाऊंगा तो तेरे लिए ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तुझे पढ़ा लिखा कर मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है। बस कुछ समय की बात है और यहाँ सभी गांव वाले हमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे जाने के बाद वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है? राज और रोहित दोनों भाई होते हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई राज ने ही अपने छोटे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था और आज अपने भाई को डॉक्टर बनाने के लिए राज शहर नौकरी की तलाश के लिए जा रहा होता है। ट्रेन आ गई, चल अब मैं चलता हूँ, पर तू अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? दोनों भाई नम भरी आंखों से एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद राज मादीपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ जाता है। मादीपुर से दिल्ली का यह सफर करीब 6 से 7 घंटे तक का था। 4 घंटे तो राज के आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अब शाम होने लगती है तो ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर ट्रेन की गेट और खिड़कियों को बंद करने लगते हैं, जिसे देखकर राज, ये लोगों को क्या हो गया है? इतनी अच्छी तो हवा आ रही है, फिर भी लोग ना जाने ये सभी खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं। राज मन ही मन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी जिस ट्रेन में राज बैठा होता है वो ट्रेन एक जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है और वो रेलवे स्टेशन किसी कब्रिस्तान की तरह अंधेरे से घिरा हुआ था। पूरे रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक एक भी आदमी नहीं था। यहाँ देखकर राज को काफी अजीब लगता है। ये कैसा रेलवे स्टेशन है? इतना सुनसान रेलवे स्टेशन तो भूतों की पिक्चर में भी नहीं होता है। राज इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उस स्टेशन पर 2 लड़कियां हाथों में चाय की केतली और गिलास लिए उस ट्रेन की तरफ आती हैं। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो, चाय, मसालेदार चाय। आज से पहले आपने कभी भी ऐसी चाय नहीं पी होगी। चाय ले लो, चाय। कब से मेरे सर में दर्द हो रहा था। अच्छा हुआ ये चाय वाली आ गई, अब जल्दी से चाय पी लेता हूँ। राज उस चाय वाली को आवाज देने ही वाला होता है कि तभी ट्रेन में बैठे आशीष और प्रदीप नाम के 2 लड़के उन दोनों चाय वालियों से एक एक कप चाय मांगते हैं। अरे ओ चाय वाली, जरा 2 कप चाय तो देना। यहाँ लीजिए 2 कप गरम गरम चाय। आशीष और प्रदीप जैसे ही उन दोनों लड़कियों के हाथ की बनी हुई चाय पीते हैं तो वो चाय काफी उन्हें अजीब लगती है। कितनी अजीब चाय है ये, बड़ा ही अजीब स्वाद है इसका। मुझे ये चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या कहा तुमने? यह चाय तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, अब तुम्हें हम अपनी स्पेशल वाली चाय पिलाते हैं। इतना कहते ही चाय बेच रही वो दोनों शीतल और नयन नाम की लड़कियां देखते ही देखते इंसानी रूप से चुड़ैल रूप में बदलने लगती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसे देखकर वहाँ दोनों पैसेंजर डर के मारे कांपने लगते हैं। इतनी जल्दी कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भागो यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल आशीष और प्रदीप का गला पकड़ती है और उन्हें ट्रेन की खिड़की से बाहर निकाल फेंकती है। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे हम दोनों। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल हवा में गायब हो जाती हैं। अपनी आंखों से यह मंजर देख ट्रेन के सभी पैसेंजर के साथ राज के भी पसीने छूटने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेन उस स्टेशन से आगे बढ़ती है और अब राज शहर जहां पहुंचता है। जल्द ही राज को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और अपनी नौकरी के चलते राज धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को भूलने लगता है। लेकिन आज राज को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें उस रेलवे स्टेशन पर एक और घटना होती है। ये क्या, उस रेलवे स्टेशन पर उन दोनों चुड़ैलों ने एक और पैसेंजर को मार डाला? आखिरकार ये दोनों चुड़ैलें हैं कौन और क्यों मासूम पैसेंजरों को मार रही हैं? राज इतना सोच ही रहा होता है कि तभी राज के पास उसके भाई रोहित का कॉल आता है। भैया कैसे हो आप? आप तो शहर जाकर मुझे भूल ही गए।
पता है मुझे आपकी कितनी याद आती है। याद तो मुझे भी आती है तेरी। एक काम करता हूँ, अगले हफ्ते तुझसे मिलने के लिए गांव आ जाता हूँ। नहीं भैया, आप मत आना, बल्कि मैं शहर आऊंगा। इसी बहाने हम दोनों भाई शहर घूम लेंगे। रोहित ट्रेन की टिकट निकलाता है और अपने मादीपुर गांव से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है कि तभी एक बार फिर वो ट्रेन उस जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। रोहित को उस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वह चाय पीने के लिए उस स्टेशन पर उतर जाता है, जहां वह दोनों चुड़ैल इंसानी रूप में चाय बेच रही होती हैं। रोहित भी उनसे चाय लेकर पीता है और पहले के पैसेंजर की तरह ही रोहित को वो चाय पसंद नहीं आती, जिसके चलते शीतल चुड़ैल के रूप में आकर रोहित का गला पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, तुम्हारी चाय सच में बहुत अच्छी थी। मैं ही गधा था जो उसका स्वाद नहीं समझ पाया। गधे तो तुम हो, लेकिन अब इस गधे को सजा तो मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल राज के भाई रोहित को भी मार देते हैं। 2 दिन गुजर जाने पर भी रोहित जब शहर नहीं पहुंचता, तो राज पुलिस को अपने भाई की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाता है और अब 3 दिन बाद राज को उसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मदद से अपने भाई की लाश मिलती है। भगवान, ये क्या हो गया? तूने मुझसे मेरे जीने का एक लौता सहारा छीन लिया। मैं उन दोनों चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगा। राज उन दोनों चुड़ैलों का पता लगाने के लिए जमशेदपुर के गांव में रहने वाले लोगों के पास जाता है और वहां के सरपंच से उनके बारे में पता करता है। क्या बताऊं बेटा मैं उन दोनों के बारे में। वो दोनों असल में बहनें हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें बचपन से ही मजदूरी करके अपना पेट भरती थी। कुछ समय पहले उन दोनों बहनों ने जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की छोटी सी दुकान खोली थी और अब वो चाय बेचकर ही अपना गुजारा चलाती थी। दीदी, रात के 11 बज गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। शीतल, बस एक आखिरी ट्रेन आने वाली है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, पक्का चलेंगे। दोनों बहनें आखिरी ट्रेन आने का इंतजार करती हैं। जैसे ही जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर रात की आखिरी ट्रेन आती है, तो दोनों बहनें हाथों में चाय के कप और केतली लिए ट्रेन के पास जा पहुंचती हैं। चाय ले लो चाय, ये गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय। उन दोनों लड़कियों को अकेले इस तरह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता देखकर उस ट्रेन में बैठे जतिन और अरुण नाम के 2 बदमाश लड़कों की उन दोनों लड़कियों को देखकर नीयत खराब होने लगती है। वो देख जतिन, क्या माल है। बड़े दिनों के बाद इतना अच्छा माल देखने को मिला है। चल 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 कर मजे लेते हैं। वो दोनों दोस्त ट्रेन से उतरते हैं और उन दोनों बहनों के पास जाते हैं। साहब, चाय लेंगे? हम दोनों बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। हम चाय नहीं जाने मन, तुम्हें लेना चाहते हैं। हमारे साथ चलोगी? यह क्या बदतमीजी है, चले जाओ यहाँ से। वरना क्या करोगी? चीख चीख कर लोगों को बुलाओगी? बुलाओ बुलाओ, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतना कहकर अरुण और जतिन उन दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। नयन और शीतल अपने आप को उन दोनों से बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों की ताकत के सामने शीतल और नयन काफी कमजोर पड़ जाती हैं। उन दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती करने के बाद अरुण और जतिन उनका अपने पास रखे चाकू से गला काट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन के बाद से वो दोनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं और ट्रेन के हर पैसेंजर को चाय पिलाती हैं। जो भी उनकी चाय पीता है, वो दोनों चुड़ैल बहनें उन्हें मार देती हैं। उन दोनों चुड़ैल बहनों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेकसूरों को मारती रहें। राज अब बेकसूर पैसेंजर्स को बचाने के लिए जमशेदपुर गांव के थाने में जाता है और उस रात हुई घटना की फुटेज रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरे से निकलाता है। उस फुटेज की मदद से राज
पुलिस वालों के साथ मिलकर जतिन और अरुण को पकड़ लेते हैं और रात होते ही उस रेलवे स्टेशन पर ले आते हैं कि तभी वहाँ पर वो दोनों चुड़ैल बहनें भी आ जाती हैं और अपने कातिलों को अपने सामने देखकर तुम दोनों आखिर आज हमारे सामने आ ही गए। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ शीतल, नयन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब तुम्हारे गुनाहगारों को सजा कानून देगा। नहीं, यहाँ हमारे कातिल है, हमारे गुनहगार है, तो इन्हें सजा देने का हक भी सिर्फ हमें ही है। आखिरकार क्या कसूर था हम दोनों गरीब बहनों का? हम गरीब बहनें मेहनत करके रेलवे स्टेशन पर दिन रात चाय बेचती थी, लेकिन इन हैवानों से निकल जा इस घर से। आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस तू निकल जा। अरे इस बच्ची की दुहाई दे रही है तू, इसी की वजह से तो तुझे घर से बाहर निकाल रही हूँ। सुनिए जी, आप तो कुछ कहिए ना, रोकिए ना माँ जी को। मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर? मेरा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। माँ सही कह रही है, एक के बाद एक बेटियां पैदा करती जा रही है तू। अरे मैंने तो सोचा था कि इस बार तुझे बेटा होगा, लेकिन नहीं, तू तो बेटियां ही पैदा कर रही है। मुझे बेटियां होती है, इसमें मेरी क्या गलती है? देखा बेटा, एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी चला रही है। देख क्या रहा है, निकाल दे इसे इस घर से बाहर। केशव मधु का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। मधु की गोद में उसकी नवजात बेटी भी थी। दरअसल मधु को पहले 3 बेटियां थी। बेटे की चाह में उसके पति और सास मधु से चौथी बार बेटे की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन इस बार भी उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। मधु बहुत दूर तक चल कर आई थी, बहुत थक गई थी और प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर एक नदी दिखाई दी और वो नदी के पास आ गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत आभार, कम से कम पानी तो दिखाई दिया। कितनी प्यास लगी है, मेरी बच्ची को भी भूख लगी है, लेकिन क्या करूं, मैंने ही कुछ खाया नहीं है, तो इसे दूध कैसे पिलाऊं? बेटा, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, फिर हम थोड़ी और आगे चल जाते हैं। फिर मैं देखती हूँ खाने का कोई इंतजाम होता है क्या। हाँ मेरा बच्चा। ऐसा कहकर मधु बच्ची को नदी के किनारे पर रखकर खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में उतर जाती है, लेकिन थकान की वजह से वो फिसल जाती है और पानी की तेज बहाव में बह जाती है। बच्ची बहुत रो रही होती है। नदी के पास ही एक जंगल था। कुछ देर के बाद जंगल से कुछ हिरनें पानी पीने के लिए नदी पर आती हैं। वहाँ उस नवजात बच्ची को देखकर, अरे कितनी छोटी बच्ची है ये, इसे ऐसे कौन छोड़ कर गया होगा इसे? माया बहन, लगता है कि ये बेटी है, इस कारण से कोई इसे छोड़ कर गया होगा। सुना है कि कुछ इंसान सिर्फ बेटे की चाह करते हैं। अगर उनके घर में लड़की ने जन्म लिया तो वो इसे ऐसे ही कहीं सुनसान जगह पर छोड़ कर जाते हैं। कितने निर्दय होते हैं ऐसे इंसान। कोई अपने ही बच्चे को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? और माँ जन्म देने वाली माँ का दिल नहीं दुखता? हिरन माया को उस बच्ची को देखकर बहुत दुख होता है। फिर काया छाया, मैं सोच रही हूँ कि हम इसे अपने साथ अपने जंगल में ले जाते हैं। इसे यहाँ ऐसे छोड़ना इस बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन माया दीदी, हम इसे अपने साथ कैसे रखेंगे? हमारे ही रोज के खाने पीने का ठिकाना नहीं होता, इसे क्या हम खिलाएंगे? छाया सही बोल रही है बहन, हम तो पेड़ के पत्ते हरी घास खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन इसे तो दूध पीने की जरूरत है, वो हम इसे कहाँ से देंगे? वो सब बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ से ले जाना ज्यादा जरूरी है। हिरन माया बाकी 2 हिरणों के साथ बच्ची को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद छाया, कुछ दिनों पहले मिट्टी हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हम इस बच्ची को उसका दूध पिला सकते हैं। लेकिन इंसान के बच्चे के लिए हथनी का दूध? वो एक माँ का दूध है छाया,
बच्चे के लिए तो अमृत होता है। हिरन माया के कहने पर बच्ची को मिंटी हथनी का दूध पिलाया जाता है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है। मिंटी हथनी और उसका बाकी हाथी परिवार भी अब बच्ची को अपना मानने लगा था। एक दिन हमें अब इस बच्ची का कुछ नाम रखना चाहिए। हाँ, कब तक हम इसे बच्ची बच्ची कहें? इसकी आंखें बिल्कुल हमारे जैसी हैं। मुझे लगता है कि हम इसका नाम मुर्गाची रखें। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। उस दिन के बाद सब बच्ची को मुर्गाची कहकर बुलाने लगते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर हिरन की गुफा के पास आता है। उसे इंसान की गंध आती है। फिर यहीं से आ रही है सुगंध। हाँ, यहाँ एक बच्ची है, इसे खाकर मजा आ जाएगा। शेर मृगाक्षी की तरफ बढ़ने लगता है। तब सभी हिरनें उसके सामने आती हैं। वनराज, इस बच्ची को छोड़ दीजिए। इसे खाने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली? वनराज, ये मेरी बेटी जैसी है। मैंने इसे पाला है। ये बहुत छोटी है। चाहो तो आप मुझे खा लो, लेकिन इस बच्ची को नहीं। नहीं, तुम सब जानवरों का मांस बहुत खा चुका हूँ। इस इंसान की गंध मुझे इसे खाने पर विवश कर रही है। लेकिन हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, ये अभी बहुत छोटी है। शेर वापस चला जाता है। हिरन को लगता है कि उसके कहने पर शेर ने अपना दयालुपन दिखाया है। 5 साल बीत जाते हैं। सभी हिरनें खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी। मृगाक्षी अकेली गुफा में बैठी थी। तभी शेर वहां आया और अकेली है ये बच्ची आज। बेटी, आओ मेरे साथ आओ। आप कौन है? मैं तुम्हारा मामा हूँ, शेर मामा। तुम्हें पता है, मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। चलो मेरे साथ मेरी गुफा में। मेरे पास खाने की बहुत चीजें हैं और बहुत खिलौने भी हैं। तुम्हें खेलना है? हाँ मामा जी, मुझे खेलना है। तो चलो, जब माया वापस आएगी तब मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। शेर की बात सुनकर मृगाक्षी उसके साथ चली जाती है। कुछ देर के बाद जब हिरन वापस आती है तब उसे मृगाक्षी कहीं नहीं दिखती। सभी हिरनें मृगाक्षी को जंगल में ढूंढते हुए शेर के गुफा के पास आकर पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि शेर मृगाक्षी के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर माया समझ गई कि शेर इसे बहाने से लेकर आया है और इसे खाने वाला है। मृगाक्षी, चलो, मैं आ गई हूँ। माँ, मामा जी के साथ खेलने में मजा आ रहा है, खेलने दो ना। हाँ माया, तुम जाओ, हमें खेलने दो। बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी देर और। मैं समझ गई हूँ वनराज, आप इसे क्यों यहाँ लेकर आए हैं। मुझे तो लगा था कि उस दिन आप मेरी बात मानकर वापस चले गए थे, लेकिन आपका इरादा तो कुछ और ही था। बिल्कुल सही समझ रही हो माया। उस दिन तुमने कहा था कि अभी ये बच्ची छोटी है। मैंने सोचा इतनी छोटी बच्ची को खाकर वैसे भी मेरी भूख नहीं मिटेगी, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि ये बड़ी हो जाए। वनराज, छोड़ दो उसे। शेर माया की बात नहीं मान रहा था। तभी हिरन माया ने हिरन छाया और काया को इशारा किया। वो दोनों मिंटी और बाकी हाथियों के पास मदद मांगने गई। मिंटी और बाकी हाथी भागकर शेर की गुफा के पास जाने लगे। उनके भागने से जमीन हिलने लगी और शेर हड़बड़ा गया। इसी मौके का फायदा उठाकर माया मृगाक्षी को लेकर गुफा से बाहर आई। शेर की गुफा जोर जोर से हिल रही थी और उसके पत्थर गिरने लगे थे। उनकी पत्थर के नीचे दबकर शेर की मौत हो जाती है। आखिरकार इस दुष्ट वनराज का अंत हो ही गया। कुछ साल बीत जाते हैं। मृगाक्षी अब जवान हो गई थी। वो बहुत सुंदर लगने लगी थी। एक दिन राजसभा में हमें एक नया महल निर्माण कराना है, इसीलिए बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता होगी। प्रधान जी, हमारी राज्य भूमि कहाँ उपलब्ध हो सकती है?
महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ की भूमि का एक टुकड़ा यदि हम महल बनाने के लिए उपयोग में लाएं तो उचित होगा। ठीक है, कल ही सैनिकों को भेजकर वन के उस भाग को खाली करा लिया जाए। अगले दिन चारुदत्त के सैनिक जंगल में पेड़ तोड़ने के लिए आते हैं। तभी मृगाक्षी उन्हें रोक लेती है। वो फिर भी पेड़ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं। तब मृगाक्षी खुद पेड़ को लिपटकर खड़ी हो जाती है। सैनिक कुछ कर नहीं पाते और वापस राजमहल लौट जाते हैं। महाराज, जंगल में एक सुंदर युवती थी जिसने हमें पेड़ नहीं काटने दिए। जब हम जबरदस्ती एक पेड़ काटने गए तब वो खुद एक पेड़ को पकड़कर खड़ी हो गई। फिर हम कुछ नहीं कर पाए। एक युवती, और वो भी इतनी साहसी। सेनापति ध्रुव, आप जाकर इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो युवती कौन है और क्या चाहती है। सेनापति ध्रुव महाराज का आदेश लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो सेनापति का नहीं बल्कि एक सामान्य मनुष्य का भेष धारण करके जाते हैं। वो देखते हैं कि मृगाक्षी पेड़ पर बैठी हुई थी और वो बहुत मायूस थी। उसकी सुंदरता देखकर ध्रुव मोहित हो जाते हैं। मृगाक्षी के आसपास बाकी जानवर भी होते हैं। फिर, तुम कौन हो कन्या, और इतने सारे प्राणियों के बीच तुम्हें भय नहीं लगता? मैं मृगाक्षी हूँ और ये सभी मेरे परिवारजन है। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे किससे भय? क्या ये जंगल तुम्हारा घर है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो एक यात्री हूँ, आगे के राज्य में जा रहा हूँ। विश्राम करने के लिए रुक गया था। तुम्हें इन सभी जानवरों के बीच देखा तो मुझे लगा कदाचित तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी, इसीलिए चला आया। यहाँ मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैंने अभी किसी राजा के कुछ सिपाहियों को वापस भेजा है। वो यहाँ हमारे ये पेड़ काटने आए थे। हाँ, मैंने भी सुना है महाराज चारुदत्त को एक नया राजभवन बनाना है। हाँ, तो वो बनाए राजभवन, लेकिन यहाँ क्यों? ये जंगल तोड़कर क्यों बनाना है उन्हें राजभवन? कहीं और भी तो बना सकते हैं। उन्हें पता नहीं है कि एक पेड़ को काटना 100 हत्याओं के बराबर होता है। वो क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर पर ले रहे हैं? वाह, ये सारी शास्त्र की बातें तुमने कहाँ पढ़ी हैं? मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ कई साधु और योगी आकर ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। उनसे ही मैंने ये सुना है। मुझे तो लगता है कि किसी को महाराज को ये बात जाकर बताने की जरूरत है। ध्रुव पहले ही मृगाक्षी के सौंदर्य पर मोहित हो गया था। अब उसकी बातें सुनकर उसे मृगाक्षी से और भी प्रेम हो जाता है। वो चारुदत्त के पास आकर उन्हें समझाता है कि जंगल काटना उचित नहीं है। चारुदत्त को भी ध्रुव की बात उचित लगती है। ध्रुव अब रोज मृगाक्षी से मिलने आता है। दिन बीतते हैं और मृगाक्षी को भी ध्रुव से प्यार हो जाता है। एक दिन एक बहुत बड़ा अजगर हिरन माया को पकड़ लेता है और उसे निगलने लगता है। ये देखकर मृगाक्षी उस अजगर पर पत्थर मारने लगती है, लेकिन अजगर टस से मस नहीं होता। मृगाक्षी को लगता है कि अब उसकी माया नहीं बचेगी। तभी ध्रुव वहाँ आकर अपने धनुष से बाण छोड़ता है और उस अजगर को मार डालता है। मृगाक्षी माया को अजगर के मुंह से बाहर निकालती है। कौन हो तुम? तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकते। तुमने इतना सही निशाना कैसे साधा? अब तुम्हें क्या सत्य बताना ही पड़ेगा। मैं महाराज चारुदत्त का सेनापति ध्रुव हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था, क्योंकि तुमने उस दिन सैनिक को जंगल तोड़ने से मना किया था, लेकिन मुझे देखते ही तुमसे प्रेम हो गया। तुम मेरे बारे में कुछ गलत धारणा ना बनाओ, इसीलिए मैंने तुमसे सत्य छुपाए रखा। मृगाक्षी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बेटी मृगाक्षी, ये लड़का सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम इसके साथ विवाह करके सुखी हो जाओ। लेकिन माँ, अगर मैं चली जाऊंगी तुम अकेली हो जाओगी। नहीं बेटा, मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी सुख में है। तुम कब तक ऐसे जंगल में भटकती रहोगी? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तू एक नवजात बच्ची थी।
मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने साथ जंगल में ले आई थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो और सेनापति जी जैसे योद्धा को अपने पति के रूप में पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मृगाक्षी, तुम चाहो तो हम इस हिरण को अर्थात तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारे भवन के बाहर एक बड़ा बगीचा है, वहाँ पर ये सुख से रह सकती हैं। ध्रुव की बात सुनकर मृगाक्षी खुश हो जाती है। दोनों हिरण को साथ लेकर ध्रुव के घर में चले जाते हैं। वहाँ ध्रुव और मृगाक्षी का धूमधाम से विवाह हो जाता है। हिरण अब मृगाक्षी के साथ सुख और सुरक्षा से बाकी का जीवन व्यतीत करती है। कहीं वो भूतिया मुर्दों की बारात ना आ जाए। मैं जानता हूँ भाई साहब, इसलिए जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहा हूँ। रात का समय था। गांव में सभी लोग हो रही शादी में इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस शादी में किसी के चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि सभी लोग घबराहट, बेचैनी और डर से भरे हुए थे। हे भगवान, बस मेरे बच्चे की शादी हो जाए और वो भूतिया बारात ना आ जाए। मदन अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी के लिए भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में शादी संपन्न होने वाली होती है कि तभी इस बिलासपुर गांव के रेलवे स्टेशन पर खून से भरी एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें से एक बारात निकलती है। दूर से देखने पर तो ये इंसानों की बारात लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम इसके करीब जाते हैं तो ये बारात इंसानों की नहीं बल्कि मरे हुए भूत, चुड़ैलों और मुर्दों की थी। चलो बारातियों, मेरी दुल्हन को लाने का समय आ गया है। वो भूतिया मुर्दों की बारात ढोल ताशे के साथ नाचते हुए गांव में हो रही मदन की बेटी की शादी में पहुंच जाते हैं। उस भूतिया मुर्दा को रात को देखकर शादी में सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। हे भगवान, ये भूतिया मुर्दों की बारात कैसे आ गई? अरे गांव वालों, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ प्लीज। ससुर जी, आपके दामाद आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ। भूतिया दूल्हा अपनी भूतिया घोड़े से उतरता है और मंडप में बैठी लक्ष्मी को उठाकर ले जाने लगता है। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, बाबा बचाओ मुझे। भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे चाहो तो मुझे ले जाओ। को ले जाकर भला क्या करेंगे? भूतिया बाराती मदन पर हंसने लगते हैं और देखते ही देखते भूतिया मुर्दों की बारात लक्ष्मी को सीधा उस ट्रेन के अंदर ले जाती है और वो ट्रेन देखते ही देखते अचानक से गायब हो जाती है। इस गांव में ये पहली बार नहीं था कि किसी लड़की को वो भूतिया मुर्दा बारात उठाकर ले गया। जब भी इस गांव में किसी लड़की की शादी होती है या फिर वो शादी लायक जवान होती है और उस लड़की को उठाकर ले जाती है, और चाहते हुए भी गांव वाले कुछ भी नहीं कर सकते। ये भूतिया बारात का किस्सा कई सालों से ऐसे ही चला आ रहा था। ऐसे ही एक दिन, यार 8 बजे का आया हूँ, 9 बज गए हैं, लेकिन कोई भी मुझे स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आया? न जाने कहाँ रह गए चाचा यार। दिल्ली से बिलासपुर रोहन अपने चाचा से मिलने के लिए आया था। रोहन को रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए काफी देर हो चुकी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे पूरा रेलवे स्टेशन भी अब खाली होने लगता है। ये क्या यार, अभी तो बस रात के 10 बजे हैं और ये पूरा रेलवे स्टेशन इतना सुनसान कैसे हो गया? रोहन रेलवे स्टेशन पर एक जगह जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर में फिर से वो भूतिया मुर्दों से भरी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। देखते ही देखते उस ट्रेन के अंदर से एक बार फिर मुर्दों की बारात निकलती है और एक बार फिर से वो बारात किसी मासूम लड़की को शिकार बनाने के लिए निकल जाती है। अपनी आंखों से ये सब मंजर देखकर रोहन को तो यकीन ही नहीं होता। आखिरकार ये सब क्या था? ये हकीकत था या फिर मेरी आंखों का धोखा? क्या सच में मुर्दों की बारात थी? क्या सच में मैंने अभी मुर्दों की बारात देखी? रोहन उन मुर्दों की बारात के पीछे जाने लगता है कि तभी रोहन के चाचा राजेश अचानक से आ जाते हैं और रोहन का हाथ पकड़ लेते हैं। कहाँ जा रहा है तू उनके पीछे? जल्दी से चले यहाँ से, अगर उन्होंने देख लिया ना हमें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजेश रोहन को जल्दी से बाइक पर बैठाता है और उसे घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद राजेश उसे सारी बातें बताता है। अरे चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। भला कैसे हो सकता है ये सब? तू मान या मत मान, लेकिन यही हकीकत है। कुछ साल पहले बारातियों से भरी एक ट्रेन बिलासपुर से रवाना हुई थी, लेकिन बीच में ही अचानक से उस ट्रेन में आग लग गई और सारे बाराती जलकर राख हो गए। तब से यही भूतिया मुर्दों की बारात
उस रेलवे स्टेशन पर भटक रही है। जब भी इस गांव में कोई शादी होती है या शादी लायक कोई लड़की जवान होती है तो ये भूतिया बारात आती है और उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। भूतिया मुर्दा बारातियों के चलते कोई भी अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार अपनी बेटियों की उम्र को निकलता हुआ देखकर एक परिवार आज अपनी बेटी की शादी करता है। लेकिन शादी से पहले ही वो भूतिया बारात आती है और एक और दुल्हन को अपने साथ लेकर चली जाती है। चाचा जी मेरा हाथ छोड़िए, देखिए वो दुल्हन को कैसे लेकर जा रहे हैं। अरे मुझे उनकी मदद करने दीजिए। तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से यहीं पर खड़ा हो जा। जो हो रहा है उसे होने दे। राजेश के चलते रोहन कुछ भी नहीं कर पाता और भूतिया मुर्दों का बारात एक और दुल्हन को अपने साथ ले जाती है। ये क्या हो गया? अरे मेरी बेटी के साथ ये भूतिया मुर्दों की बारात, अरे मेरी बेटी को ले गई, लेकिन मुझे क्यों छोड़ गए? अरे मुझे भी अपने साथ ही ले जाते और मार देते। संभालिए खुद को आप लोग। अरे कितने बुज़दिल हो आप लोग, हैं? न खुद मदद करते हो और ना ही किसी को मदद करने देते हो। तुझे क्या लगता है तेरे आने से पहले कभी हमने इस मुर्दों की बारात से लड़ने की कोशिश नहीं की होगी? अरे जो मुर्दों की बारात के सामने आया उसे मुर्दों की बारात ने मौत के घाट उतार दिया। अरे हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी इतनी नाजों से पाली हुई बेटियों की कुर्बानी ना हो तो हमें एक साथ मिलकर कदम उठाना होगा, वरना आप सब एक दिन अपनी बेटियों को खो देंगे। रोहन की बात सुनकर सभी गांव वालों के अंदर हिम्मत जागती है, जिसके बाद अब रोहन और गांव वाले एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। मुर्दे सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, खासकर रात के समय। अगर तुम्हें ये मुर्दों की बारात को खत्म करना है तो तुम सिर्फ उन्हें दिन में ही खत्म कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी करके इन भूतिया मुर्दों की बारात को सूरज की रोशनी में लाना होगा, और जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आएंगे तभी तुम ये भभूति उन भूतिया बारात पर डाल देना, और इससे भूतिया बारात का खात्मा हो सकता है। रोहन गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और दिन में एक झूठी शादी करने का नाटक करता है। शादी की खबर जैसे ही उस भूतिया मुर्दों की बारात को पता चलती है तो बिना सोचे समझे वो रात के बजाय दिन में ही सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं और नाचते गाते हुए गांव में पहुंच जाते हैं। क्या बात है गांव वालों, आज तो आप लोग रात की बजाय दिन में ही अपनी बेटी की शादी करने चलते हैं। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। देखो ऐसे ही अपनी बेटियों की शादी करो और अपनी बेटियों को मेरे हवाले कर दो। हाँ, कितना अच्छा लगता है ना मुझे। बहुत बेटियों की कुर्बानी दे दी इस गांव वालों ने, लेकिन अब और नहीं। अब वक्त आ गया है जब तेरा और तेरी भूतिया बारात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मच्छर के बराबर जितने इंसान तू हमें खत्म करेगा। वो भूतिया दूल्हा रोहन का गला पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है कि तभी रोहन अपनी जेब से भभूति निकालकर उस भूतिया दूल्हे और बारातियों पर डाल देता है, लेकिन उस भभूति का उस मुर्दा बारातियों पर कोई भी असर नहीं होता। तूने क्या सोचा तू इस भभूति को हमारे ऊपर डालेगा और हम लोग मर जाएंगे? हमें मारना तेरे बस की बात नहीं है। बस अब बहुत हुआ, अब तू मरेगा, तू। उस तांत्रिक बाबा ने तो कहा था कि भभूति डालते ही ये मुर्दा बारात जलकर भस्म हो जाएगी, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? रोहन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उस तांत्रिक बाबा की याद आती है कि तांत्रिक बाबा ने उसे ये सब कुछ सूरज की रोशनी में करने को कहा था, और आसमान में तो उस वक्त काले बादल छाए हुए होते हैं। हे मुरली मनोहर, अपना चमत्कार दिखाओ, वरना इस गांव की सारी बेटियां एक एक करके यूं ही मर जाएगी। हे कृष्ण भगवान, हमारी मदद करो। मोहन हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगता है कि तभी अचानक से आसमान से काले बादल हटने लगते हैं और सूरज की किरणें उन भूतिया मुर्दा बारातियों पर पड़ने लगती है, जिसे देखकर रोहन बची हुई भभूति को उस भूतिया दूल्हा और बाकी के बारातियों पर डाल देता है, और देखते ही देखते वो भूतिया दूल्हा और बाराती जलने लगते हैं। तूने क्या किया? अरे हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे हम वापस आएंगे। भूतिया दूल्हा और उसकी बारात जलकर भस्म हो जाती है, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। वाह बेटे वाह, मेरे शेर, मेरे बेटे, इतने सालों में जो हम लोग नहीं कर पाए वो तूने सिर्फ 2 दिन के अंदर कर दिया।